अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 टैक्स बिजनेस अकाउंटिंग, कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन के हवाले से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड इस वक्त चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड सीख चुके हैं, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो चुका है। हमने लास्ट टाइम जो है पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जितनी टोटल लाइफ थी, 10 साल की लाइफ थी मशीन की, 10 साल लाइफ तक का डेप्रिसिएशन निकाला था और वो एक शेड्यूल यानी एक टेबल के अंदर शो किया गया था और आपको बताया था कि टेबल कैसे बनाए। आज भी टेबल ही बनाया जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 नज़र आ रही होगी आपको। ये मैं पढ़ देता हूँ। किसी स्टूडेंट ने कहा है कि तेज़ तेज़ पढ़ाएं जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आराम से समझा जा रहा था, अब तेज़ पढ़ा रहा हूँ। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज़ रुपीज़ 10,60,000। मशीन की असल कीमत 10,60,000 रुपये। द मशीन वाज परचेज ऑन 1 मई 2011। मशीन मई की पहली तारीख 2011 को खरीदी गई है। ये स्टूडेंट याद रखें, सवाल में हमेशा मशीन की ख़रीद डेट पर ज़रूर नज़र रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिहाजा इसकी जो है 1 मई 2011 है। इससे पहले जो कि एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी नंबर 1, उसकी 1 जनवरी 2011 थी। ठीक है, वहाँ 1 जनवरी थी, यहाँ 1 मई 2011 है। ये याद रखें ध्यान में। द यूज़फुल लाइफ इज़ एस्टिमेटेड एज 10 ईयर। और जो आपने मशीन परचेज़ करी है 10,60,000 की 1 मई 2011 को, इसकी टोटल उम्र जो है यूज़फुल लाइफ है वो है 10 साल। 10 साल तक ये चल सकती है। 10 साल चलने के बाद क्या होगी? एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स रुपीज़ 60,000 रुपये। साल के अख्ताम पे इसकी 60,000 रुपये की जो है कबाड़ी की कीमत रह जाएगी, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू। 3 नाम इस्तेमाल होते हैं। आपकी किताब में अभी रेजिडुअल वैल्यू दिया है जो 60,000 रुपये, जो लाइफ ख़त्म होने के बाद जब कबाड़ियों को बेचते हैं जो वैल्यू मिलती है उसी को ही जो हम रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं या साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। फिर अब यहाँ से आपसे रिक्वायरमेंट की जा रही है। फिर रिक्वायरमेंट या ये रिक्वायरमेंट है जो आपने करनी है। फिर टेबल शोइंग दी डेप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर। एक टेबल बनाएं जिसमें 10 साल का डेप्रिसिएशन शो दिखाएं कि कैलकुलेट करके। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन हाथ से करके दिखाता हूँ। चलिए जी, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 का। जैसे आप एग्जाम में करेंगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल कौन सी है? 2 का है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी आपने सुन लिया, आपके पास किताब भी होगी और किताब का पेज नंबर है ये 87। पेज खोल लें 87। अच्छा, मैं स्केल ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए, अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो तो मैंने बता दिया। पहले हमेशा पहली लाइन में कंपनी का नाम लिखा जाता है, फिर दूसरी लाइन में जो चीज़ मांगी जाती है और तीसरी लाइन में क्या टाइम है। इसके अंदर आप कंपनी का नाम लिखने के बाद इस तरह शुरू करेंगे। आपसे यहाँ मांगा गया है एक शेड्यूल यानी टेबल मांगा गया है, तो आप डेप्रिसिएशन का टेबल बनाना है। आपने आपकी किताब में बना हुआ भी है, पेज नंबर 88 पर बना हुआ भी है, देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन स्केड्यूल, जिसको शेड्यूल पे पढ़ते हैं हम, स्केड्यूल। एक टेबल बन रहा है स्केड्यूल यूजिंग कौन सा मेथड इस्तेमाल करें? यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, या अंडरलाइन कर दिएगा इम्तहान में, इस तरह अंडरलाइन कर दी। अब एक लाइन छोड़ के यहाँ से टेबल की लाइन खींचिएगा। एक लाइन खींची आपने और दूसरी लाइन खींची। अब यहाँ पर 5 कॉलम बनाएंगे आप।
पहला कॉलम ईयर का होगा जो कि छोटा होगा, बाकी सब एक जैसे होंगे। ईयर चूँकि आपसे 10 साल की लाइफ है, उसमें 10 साल का मांगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ से हम कॉलम खोलेंगे, खींचेंगे कितने, 1 2 3 4 कॉलम खींचेंगे। तो हम ये सेंटर में लाइन खींचते हैं, 2 इधर बना लेते हैं, 2 इधर बना लेते हैं। 2 कॉलम हमने इस साइड बना लिए और 2 कॉलम ये हो गए, 4 कॉलम हमारे पे यहाँ पे हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह एग्जाम में आप कॉलम बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको इम्तिहान में कैसे सॉल्व करना है अपना सवाल। सबसे पहले देखिए, आपसे कहा गया है, और ज़रूरी नहीं है 10 साल का मांगेंगे, 2 साल का, 3 साल का भी मांग सकते हैं, 2 साल का भी, 1 साल का भी, या 5 साल का। कम से कम 3 साल का तो आपसे मांगेंगे और कहेंगे डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप पहला कॉलम बनाइएगा ईयर का, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाइएगा बुक वैल्यू का, वैल्यू 8 द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑफ ईयर, ठीक है। तो तीसरा कॉलम आप बनाएंगे डेप्रिसिएशन, जो मालूम करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम बन जाएगा ये सब रुपीज़ के अंदर होंगे, ठीक है। और ये चौथा कॉलम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी रुपीज़ में है सारा। और ये यहाँ जैसे यहाँ पे बुक वैल्यू लिखी थी स्टार्ट ऑफ द ईयर की थी, यहाँ एंड ऑफ द ईयर की होगी। बुक वैल्यू 8 एंड ऑफ ईयर, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 कॉलम इस तरह आपने बना लिए हैं। अब आपके पास सवाल के अंदर, सवाल में जो डेटा दिया है, 3 चीज़ें दी हैं। कॉस्ट दी है आपके पास, कितनी दी है सवाल के अंदर, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। 10,60,000 रुपये की कॉस्ट दी है। यूज़फुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स की दी है सवाल में। और जो है रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपये की, ठीक है। ये है 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपका सवाल के अंदर। ये एक तो ये कॉस्ट और एक यूज़फुल लाइफ होगी तो भी आंसर आ जाएगा, ये रेजिडुअल वैल्यू हो ही ना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पूरे फार्मूले के लिए 3 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्ट्रेट लाइन के फार्मूले जाएंगे तो ये 3 वैल्यू तलाश कीजिएगा। 3 में से अगर ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो कम से कम 2 वैल्यू का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखा आपने, क्या करेंगे, पहले सालाना डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट करेंगे, या टोटल कॉस्ट लिख लें, या आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट लिख लें। आपकी किताब में ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, यहाँ वैसे लिखा जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट या टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ओरिजिनल माने टोटल कॉस्ट होती है। आपकी किताब में ओरिजिनल अगर लिखा है वही लिखता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और फिर लाइन मारेंगे नीचे से डिवाइड करने के लिए। तो फार्मूला है एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, ठीक है। अब इसमें हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे फिगर
हमारे सवाल में फार्मूले के मुताबिक 3 फिगर है। एक ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 10,60,000 रुपये की है। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स की है। रेजिडुअल वैल्यू 60,000 की है। अभी हम फार्मूला पुट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट की जगह रखेंगे 10,60,000, ये माइनस की साइन या माइनस की साइन लगाएंगे, और रेजिडुअल वैल्यू है 60,000 की। लाइन बनाएंगे डिवाइडेड, और लाइफ कितनी है 10। अब मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ आपके सामने। 10,60,000 माइनस 60,000 क्या आ गया, 10 लाख का आंसर आ गया। इस आंसर को क्या बोलेंगे, ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट है। कौन सी है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट वो होती है जो पूरे साल इस्तेमाल होने के बाद आखिरी साल के एंड में ज़ीरो रह जाती है, उसको डेप्रिसिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब इस डेप्रिसिएबल कॉस्ट को हम इसकी लाइफ पे तकसीम कर देंगे, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड बाई 10 ईयर की लाइफ बताइए, नीचे 10 है, ये 10 से तकसीम का इजिकल टू करेंगे तो 1 साल का खर्च डेप्रिसिएशन जो हो रहा है। हमारी मशीन 1 साल में घिस रही है 1 लाख रुपए की। हर साल आपने 1 लाख रुपए सेव करना है। 10 सालों में मशीन 10 साल तक चलेगी। 10 सालों में आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे, मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। और उस ज़माने में उस वक्त जो है मशीन की जो भी कॉस्ट चल रही होगी, आपको थोड़े से पैसे मिला के नई मशीन ले सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जो हाँ हर साल आप जो है कोई भी पैसा नहीं सेव करेंगे डेप्रिसिएशन की मद में, तो जब साल ख़त्म हो जाएंगे 10 तो मशीन नाकारा हो जाएगी, तो आपके लिए बड़ा पैसे का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर कारोबारी इदारे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और हर साल अपने प्रॉफिट से, जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए आया है कॉस्ट के मुताबिक, मुख्तलिफ कॉस्ट में मुख्तलिफ अमाउंट होंगे, तो इस 1 लाख को हर साल ये कारोबारी इदारा जो है सेव करेगा और अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देगा बतौर एक्सपेंस के। क्योंकि प्रॉफिट में से हम तमाम एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो इसको भी एक्सपेंस तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि ये भी कारोबार प्रॉफिट बनाने में इसका भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसको बतौर एक्सपेंस माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, तो वो उनके पास नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अब ये जो आपका इजिकल टू 1 साल का डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए किसका है, 1 साल का डेप्रिसिएशन है, जो होंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1 लाख रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। अब चूँकि आप, मैंने कहा था शुरू में जब सवाल पढ़ रहा था कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चूँकि सवाल में बताया गया है कि मशीन कब खरीदी गई है। मशीन खरीदी गई है जो है इसकी परचेज डेट है, सवाल देख लेता हूँ मैं कहाँ है। मशीन की परचेज डेट है 1 मई 2011। इसका मतलब है ये मशीन 2011 में जनवरी के महीने में भी नहीं थी, फरवरी के महीने में भी नहीं थी, मार्च के महीने में भी नहीं थी, अप्रैल के महीने में भी नहीं थी। यानी 4 महीने मशीन आपके पास, ये 4 महीने मशीन थी नहीं। 2011 में मशीन आई है मई में। अब मई से लेके 31 दिसंबर तक चली, तो 8 महीने का खर्चा है। यानी 2011 में मशीन जो चली है वो 8 महीने चली है, ना कि पूरे 12 महीने। लेकिन फार्मूले से जो अमाउंट निकाला है हमने वो 12 महीने का आया है, 1 लाख रुपये। तो अब हमने 1 लाख रुपए को 8 महीने में कन्वर्ट करके करेंगे, तो 2011 में डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करेंगे, 8 महीने का। अगर बोलते हाफ ईयर का होता तो 1/2 से तकसीम कर देते, या 6 महीने का मालूम कर लेते। अब देख, जिस तरह मैं 8 महीने निकाल रहा हूँ, इस तरह आधे साल का यानी 6 महीने का होता, 6 महीने का भी निकाल लेते। अब ये जो मैं फार्मूला का इसी तरह का, जितने भी महीने का उस तरह निकाल लेगा, लेकिन पहले 1 साल का निकालना ज़रूरी है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये 1 साल का डेफिनेशन फार्मूले से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 8 महीने का मालूम करेंगे। तो इस 1 लाख रुपए को ज़रब देंगे 8 से और तकसीम कर देंगे 12 से। ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है 1 लाख जो सब 12 महीने का है, ये 12 का, ये हमने 12 नीचे लिख दिया, और जितना चाहिए रिक्वायर्ड ऊपर उससे 8 से ज़रब दे दिया। जितने महीने यूज़ हुई है उसको ऊपर रखेंगे महीने को, और जितने का ये 1 साल का अमाउंट है, 1 साल के 12 महीने होते हैं, नीचे रख दिया। इससे ज़रब हो जाएगा, या 8 से ज़रब करेंगे, 12 तकसीम करेंगे, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ।
1,00,000 ज़रब 8 तक़सीम 12, ये आ गया 66,666 66 66 आ रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह लिखेंगे इसका 8 महीने का डेप्रिसिएशन ₹66,666 लिखेंगे क्योंकि वो 0.66 है, 0.5 से ऊपर हो जाए तो एक अगले रुपए में तब्दील कर देते हैं, तो 66 बदल जाएगा 67 में। 66,667 2011 में इस अमाउंट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बस हमने इसमें फिट रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं करना है। हो गया हमारा ये। नोट नहीं करा तो नोट कर ले, मैं हटा रहा हूँ। दो 2011 इस वक्त जो है शुरू में क्या वैल्यू है आपकी, बुक वैल्यू क्या है असेट्स की जिस वक्त पहली बार ख़रीदा है, 10,60,000 रुपये की है, अभी इस्तेमाल नहीं हुई है। ठीक है, पहले साल का 2011 का डेप्रिसिएशन जो अभी हमने निकाला है 8 महीने का 66,667, आपकी किताब में जो लिखा गया है वो 6 महीने का लिखा है 50,000 रुपये, लेकिन मशीन चली है यूज़ हुई है 8 महीने की, तो 8 महीने का अमाउंट लिखिएगा 66,666, ये अमाउंट सही है 66,667। ठीक है, यही इससे पहले कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं था, पहली बार मशीन आई है तो इस पहली बार यही बनेगा 66,667। अब आप क्या करेंगे, 10,60,000 ये जो वैल्यू है शुरू में साल के शुरू में थी, इसमें से माइनस कर देंगे इस साल का डेप्रिसिएशन 66,667 में मालूम माइनस कर देंगे तो 99,333 रह जाएगा। यहाँ लिखेंगे 99,333। आपकी किताब में चूँकि 50,000 का अमाउंट रख के माइनस किया है इसलिए वहाँ पर आ गया, वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा आया है। ठीक है, यानी 1,10,000 का 10,10,000 का अमाउंट आया वहाँ पर, लेकिन चूँकि अमाउंट ज़्यादा हुआ है इसलिए हमने 66,667 माइनस करा है, तो 99,000 9,93,000। एक मिनट दोबारा मैं करता हूँ, फिगर मैंने गलत लिखी, दोबारा करता हूँ। 10,60,000 एक सिफर मैंने कम लिखा था, माइनस 66,667, तो ये 9,93,333 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस साल का 2011 का ये बन गया है। अब दूसरे साल चलेंगे 2000, नेक्स्ट ईयर में आएंगे 2012। अब यहाँ कौन सी फिगर लाएंगे, ये जो बुक वैल्यू एट द एंड 2011 की एंड की वैल्यू थी, इस वैल्यू को उठा के लेकर आएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे ला के रख देंगे 99,000 9,93,000 ऐसे लिख दो 9,93,333। ठीक है, फिर हम जो है अब हर साल जो हम क्या करेंगे, अब चूँकि इस साल में तो पूरे 12 महीने, हर आने वाले साल में 12 महीने मशीन चलेगी और 12 महीने का अमाउंट कितना है, सवाल में जो निकाला था फार्मूले से 1,00,000 रुपये, ये अमाउंट की अब हर साल 1,00,000 रुपये की एंट्री पास होगी। 1,00,000, यहाँ ये जो 1,00,000 है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जाना, ये अमाउंट यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस कर लो, 1,00,000 प्लस 66,667, 1,66,667, 1,66,667, यहाँ हो जाएगा 1,66,667। अब ये जो अमाउंट है 1,66,000, इसको इसमें से माइनस करना है, इस अमाउंट को इस अमाउंट में से क्या करना है, माइनस करना है, तो लिखते हैं 10,00,000
10,60,000 माइनस 1,66,667 आपके पास आ गया 8,93,333। यहाँ लिखेंगे 8,93,333। ये आपको नज़र आ रहा होगा 8,93,000। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ईयर में 2013 में चलते हैं। 2013 में आप इम्तिहान में बिल्कुल इसी तरह से हल करिएगा जिस तरह मैं करा रहा हूँ। 2013 में ये जो 8,93,333 है ये तो एंड का है 2012 के। 2013 का ये इब्तदाई शुरू क्या हो जाएगा 2013 के अंदर। इसको उठा के लाएंगे यहाँ से, यहाँ ला के रखेंगे। इस अमाउंट को लाएंगे इधर 8,93,333। ठीक है। फिर अगले साल का 1 लाख, हर साल का 1 लाख डेप्रिसिएशन होगा। अब इस डेप्रिसिएशन को 1 लाख को इस वाले अमाउंट में जमा कर लेंगे। इस वाले को इसमें 1,66,667 में 1 लाख जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,66,667। अब ये 2 लाख का अमाउंट है, इसको माइनस करेंगे उससे। इस अमाउंट को देखें स्टूडेंट, इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे इस अमाउंट से। आज याद है ना, ये टोटल होगा, इस टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे। तो फिर लिखेंगे हम, कैलकुलेटर में लिखेंगे 10,60,000 ठीक है माइनस 2,66,667 इजिकल टू 7,93,333। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7,93,333। ठीक है। जब हम अब हम बनाएंगे, मैं पूरा नहीं करूँगा, 1-2 साल का बना लेता और फिर आप करिएगा बकिया को। अब 2014 का साल शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे कौन, ये तो स्टार्टिंग वाली फिगर पे कौन से लाएंगे 2013 की एंडिंग फिगर। ये 7,93,333 को उठा के लाएंगे 2014 की ओपनिंग फिगर के पास। 7,93,333 1 साल का डेफिनेशन रिकॉर्ड करेंगे। हर साल स्ट्रेट लाइन में सेम अमाउंट आएगा। अब इस 1 लाख को इसमें जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3,66,667। ठीक है। इसमें जमा करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ये अमाउंट इधर प्लस हो जाएगा तो ये अमाउंट हो जाएगा, आंसर इधर आएगा। अब इस अमाउंट को 10 लाख जो शुरू की कॉस्ट है उससे माइनस कर देंगे। 10 लाख 60 में माइनस करेंगे कितना 3,66,667 3,66,667 ये हो जाएगा 6,93,333 6,93,333। ठीक है स्टूडेंट। ये हमने 4 साल का कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया। बाकी आप 10 साल तक मालूम करें। इसमें आखिर में आपके पास जो बचेगी वो स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी। ठीक है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, स्टूडेंट गुस्सा होते हैं कि इस लेक्चर बड़ा नहीं करें, इसलिए मैंने इतनी आपको 4 कैलकुलेशन करके दिखा दी। बाकी कैलकुलेशन आप खुद करें। तब इजाज़त लेते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब रह गए हमारे पास सिर्फ 2 मेथड और रह गए, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, वो रह गया। और एक आउटपुट यूनिट मेथड में रह गया। ये दोनों मेथड हो जाएंगे तो हमारा डेफिनेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम शेयर्स के कारोबार की तरफ चलेंगे यूनिट नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।